हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो कंटिन्यूएशन रहेगा हमारे पिछले वीडियो का, जिसमें हमने वेरियस डाउट्स एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को क्लियर किया है रिलेटेड टू टर्म इंश्योरेंस। आज के हमारे वीडियो में हम लोग कुछ और डाउट्स या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लेंगे रिलेटेड टू टर्म इंश्योरेंस एंड हम उन डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करते हुए आपको समझाएंगे कि आपको जब टर्म इंश्योरेंस लेना है तो कौन सा ऑप्शन या कौन सा चीज आपको चूज करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नया और बहुत नॉलेजेबल वीडियो लाया हूं रिलेटेड टू टर्म इंश्योरेंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि आपकी नॉलेज अपग्रेड हो पाए एंड हमें भी आपकी सपोर्ट दिख पाए। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा रिलेटेड टू टर्म इंश्योरेंस इस वीडियो में, तो वो है प्रीमियम पेइंग टर्म हमें क्या चूज करना चाहिए जब हम अपने या अपने परिवारजनों के लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आपको देंगे एंड समझाएंगे कि किस प्रीमियम पेइंग टर्म में आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉलिसी धारक अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं 65 साल की उम्र तक एंड उसके पास प्रीमियम पेइंग टर्म 5, 10 एंड 65 साल दैट इज रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो 5 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म अगर वो चूज करता है खुद के लिए तो टोटल जो प्रीमियम होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि उसने अपने सारे प्रीमियम जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए हैं व्हेन कंपेयर टू 10 एंड 65 ईयर्स। टर्म इंश्योरेंस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो एक इंसान की मरने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो टोटल 65 ईयर्स तक सेम होती है, तो आइडियली हमें जल्दी से जल्दी पैसे देके कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब आपके सामने एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर एक इंडिविजुअल है वो अपने लिए टर्म इंश्योरेंस खोजता है एंड प्रीमियम पेइंग टर्म 60 ईयर्स का रखता है जो कि रेगुलर है पहले केस में, वेयर सेकेंड केस में अगर वो अपने लिए प्रीमियम पेइंग टर्म 5 ईयर्स तक ही चूज करता है एंड दोनों में जो कवरेज या टोटल पॉलिसी पीरियड है वो 60 ईयर्स तक है, तो पहले केस में क्योंकि उसने रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म अपने लिए चूज किया है तो उसका प्रीमियम कंपैरेटिवली कम होगा, तो उसकी प्रीमियम मान लीजिए अगर 20,000 रुपये प्रति साल होती है, दूसरे केस में वही प्रीमियम 20,000 से बढ़ के 60,000 रुपये की होगी, बट इस केस में उसे सिर्फ 5 साल के लिए प्रीमियम देना पड़ेगा। बट अगर उसकी अनफॉर्चुनेट मृत्यु 3 साल के बाद ही हो जाती है तो पहले केस में उसने इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ 60,000 रुपये का अमाउंट दिया है, वेयर सेकेंड केस में उसने इंश्योरेंस कंपनी को कहीं ज़्यादा 1,80,000 रुपये का अमाउंट दे दिया है, जिसके बदले उसे सेम कवरेज का बेनिफिट मिलेगा उसके या उसके फैमिली मेम्बर्स को। तो आइडियली आपको अपने लिए रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म का भुगतान करना चाहिए, बट बशर्ते आपको हमेशा टाइमली प्रीमियम पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी को कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइमली प्रीमियम पेमेंट टर्म या फिर टाइमली प्रीमियम पेइंग नहीं करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है एंड वापस से आपको अपनी पॉलिसी रिवाइव करवानी पड़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दीज लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इनकम बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा या आप श्योर नहीं हैं अपने इनकम के लिए, तो भी आप अपने पॉलिसी के लिए लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि टर्म इंश्योरेंस रिलेटेड है कि हमारे लिए कितना का कवर सफिशिएंट है या हमें अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कितना टर्म इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए, ताकि अगर हमारी इन केस अनफॉर्चुनेट मृत्यु हो जाए या डेथ हो जाए तो उस केस में हमारे फैमिली को कितना सफिशिएंट अमाउंट होगा। तो आइडियली इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला ह्यूमन लाइफ कैलकुलेटर मेथड एंड सेकंड इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। अगर हम ह्यूमन लाइफ कैलकुलेटर मेथड की बात करें तो आइडियली आपका जो भी एनुअल इनकम है उसका 15 से 20 टाइम्स का कवर आपके पास एज टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी कोई लोन्स या लायबिलिटीज भी आपने ली है तो इस पर्टिकुलर अमाउंट को आपके 15 से 20 टाइम्स के एनुअल इनकम में आपको ऐड कर देना चाहिए एंड इसका सम आपका टोटल टर्म इंश्योरेंस का कवर
होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इनकम रिप्लेसमेंट मेथड की बात करें तो इनकम रिप्लेसमेंट मेथड में हमें अपने फैमिली के टोटल खर्चे निकाल लेने चाहिए। दैट इज कि हमारे कुकिंग बिल्स या फिर हमारे फैमिली को रन करने के लिए रोजमर्रे के खर्चे कितने हैं उसे हमें एनुअली बेसिस में निकाल लेना चाहिए एंड उसका प्रोडक्ट निकाल लेना चाहिए कि हमारे फैमिली का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें अपने लोन्स एंड लायबिलिटीज को भी कैलकुलेट करना चाहिए प्रॉपरली। जितने का हमने लोन लिया है, हो सकता है होम लोन या कार लोन, उस पर्टिकुलर अमाउंट को भी हमें उस एक्सपेंस में ऐड कर देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें मेजर एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि बच्चों के हायर एजुकेशन या फिर बेटियों की शादी। ये सारे चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें इन सारे चीज़ों का एडिशन निकाल लेना चाहिए एंड उसको सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए कि जितना हमारे पास एसेट्स है, एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी फैमिली इजीली लिक्विडेट कर पाएगी। तो इस मेथड से भी हम टर्म इंश्योरेंस या अपनी इंश्योरेबल कवर का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आइडियली आप इन दोनों मेथड से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज में नहीं जाने हैं तो आप ह्यूमन लाइफ कैलकुलेटर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप सिंपली अपनी एनुअल इनकम को कैलकुलेट करके हुए उसका 20 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर जरूर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो इंश्योरर के दिमाग में रहता है कि क्या उसे अपने लिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली पॉलिसी लेनी चाहिए या विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली पॉलिसी। अगर मैं आपको इजी टू लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली वो पॉलिसी है जिसे आपको वापस प्रीमियम मिल जाता है अगर पॉलिसी होल्डर को बीच में कुछ नहीं हुआ तो। वेयर एज नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को 1 रुपया भी नहीं मिलता है अगर उसे पॉलिसी पीरियड के दौरान कुछ नहीं हुआ है तो। बट आइडियली दोनों प्रोडक्ट्स में कैच ये है कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम का जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो 1.5 से 1.7x रहता है व्हेन कंपेयर्ड टू नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अगला कॉमन क्वेश्चन रहता है इंश्योरर के दिमाग में जब वो अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेता है तो वो है कि क्या उसे राइडर में टर्म इंश्योरेंस में कोई राइडर्स ऐड करवा लेनी चाहिए या फिर उसे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ प्लेन वैनिला टर्म इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए। तो अगर मैं पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर की बात करूं तो पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर उसको टर्म इंश्योरेंस में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो स्टैंड अलोन इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर देती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स के साथ देती है। तो जो टर्म इंश्योरेंस में आपको जो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिलता है तो उसमें काफ़ी कम फीचर्स होते हैं। जो बेनिफिट आपको मिलते हैं उसमें वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट। पैरा अगर आपने अपने लिए बाहर से एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लिया है तो आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट, टोटल टेम्पररी डिसेबिलिटी बेनिफिट एंड एक्सीडेंटल ओपीडी के जगह के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। तो आइडियली मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप परमानेंट एक्सीडेंटल राइडर आप टर्म इंश्योरेंस के साथ ना ले, वेयर एक अलग अपने लिए स्टैंड अलोन इंश्योरेंस इस चीज़ के लिए ले लें। अगर मैं क्रिटिकल इलनेस राइडर की बात करूं तो अगर आपका टर्म इंश्योरेंस में जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस को कवर करता है, दैट इज़ आप सेटिस्फाइड है उतने सारे क्रिटिकल इलनेस के साथ, तो आपको अपने टर्म इंश्योरेंस के साथ ही क्रिटिकल इलनेस राइडर एड ऑन में ले लेना चाहिए। क्रिटिकल इलनेस राइडर से सिंपली आपको एक लमसम पेमेंट मिल जाता है अगर फ्यूचर में खुदा न खास्ता आपको कोई क्रिटिकल इलनेस से डिटेक्शन हो जाए तो। वेयर एज अगर आप नहीं सेटिस्फाइड है नंबर ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस से तो आप इसके लिए भी एक अलग से या स्टैंड अलोन पॉलिसी अपने लिए ले सकते हैं जो कि आपको एक लमसम बेनिफिट देगा अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी फ्यूचर में एक क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होता है तो। अगला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि इंश्योरर के दिमाग में रहता है कि अगर खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है एंड उसके फैमिली को एक लमसम पैसा मिलता है तो क्या उसे वो पैसा या इंश्योरेंस कवरेज का पैसा लमसम में अपने फैमिली के लिए छोड़ के जाना चाहिए या इंस्टॉलमेंट में अपने फैमिली को दे देना चाहिए। तो इसका आंसर सिंपली उन्हीं के पास है। अगर वो ये समझते हैं कि उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली एडुकेटेड है तो वो पर्टिकुलर अमाउंट लमसम में भी अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं इन केस ऑफ इज अनफॉर्चुनेट डेथ। बट अगर वो ये समझते हैं कि अगर उनके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली एडुकेटेड नहीं हैं तो वो पर्टिकुलर अमाउंट इंस्टॉलमेंट में देना प्रेफर करें ताकि वो ईजिली अपने रोज़मर्रा के खर्चे को खर्च कर सकते हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट को लेके।
फाइनली जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें एंड आप हमारे अदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के वीडियो को जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 3 है उसे भी ज़रूर देखें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस ऑप्शन लाइक म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी अन्य इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।